हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, जीएस को लेकर हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। आने वाली जो भी एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए जीएस की हमारी ये स्कोर बूस्टर सीरीज होने वाली है। इस सीरीज का टेस्ट 2 आज के सेशन में हम लगाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट में लिए हैं। कोशिश करिएगा आप 30 क्वेश्चंस में से 25 प्लस स्कोर करने की। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के एक राजा द्वारा किया गया था? तो किस राजा द्वारा किया गया था? देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। यह मंदिर पूरी तरीके से एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, जो कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये वास्तुकला और मूर्तिकला का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि उस समय के कारीगरों की अद्भुत कला को भी दर्शाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ पर राष्ट्रकूट राजवंश ए आंसर। नेक्स्ट है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जो कि सिर्फ पुरुषों की टीमों के लिए होता है। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, इसी में उबर कप का भी नाम आता है। यह भी बैडमिंटन का एक प्रमुख टूर्नामेंट है, लेकिन यह केवल महिलाओं की टीमों के लिए होता है। डेविस कप ये पुरुषों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है। एक और जो एग्जाम में पूछते हैं वो है बिली जीन किंग कप। ये महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है। ध्यान रखिएगा, भारत ने 2022 में अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता था, जो कि देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन मेन डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की सबसे प्रमुख प्रजाति है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। कौन सी है? सागौन, टीक। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की सबसे प्रमुख प्रजाति है। इन वनों को मानसूनी फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर पेड़ शुष्क मौसम जो होता है उसमें अपने पत्ते गिरा देते हैं। सागौन की बात करें तो ये अपनी मजबूत और टिकाऊ लकड़ी के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग फर्नीचर और अलग अलग निर्माण कार्य में किया जाता है। इन वनों में सागौन के अलावा शीशम, चंदन और साल जैसे पेड़ भी पाए जाते हैं। वैसे भी हमको देख के क्लियर हो रहा है, क्योंकि शहतूत, रबर और नारियल जो है ये पर्णपाती वनों में नहीं आते हैं, बल्कि अन्य प्रकार के वन जो है या फिर बागानों उनमें पाए जाते हैं। तो टिक सागौन यहाँ पर करेक्ट होगा। 2 या 2 से अधिक अलग अलग जीनों के बीच ऐसे इंटरेक्शन जहां पर एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को छिपा देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। एपिस्टेसिस जब एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को दबा देता है या फिर छुपा देता है। मान लो कि एक जीन जानवर के फर का रंग तय करता है और दूसरा जीन यह तय करता है कि रंग दिखेगा या फिर नहीं। अगर दूसरा जीन नो कलर कर दे तो पहला जीन काम नहीं करेगा। यही होता है एपिस्टेसिस। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। अगला आता है, लवलीना बोर्गेहेन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो लवलीना बोर्गेहेन का संबंध है बॉक्सिंग से। वह असम राज्य से हैं और उन्होंने भारत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, जिससे वह ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बॉक्सर बन गई है। उन्हें 2020 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग चार्ज पार्टिकल्स को उच्च वेग में त्वरित मतलब एक्सेलरेट करने के लिए किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग? साइक्लोट्रॉन। ये एक प्रकार का पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जिसका उपयोग आवेशित कण जो होते हैं चार्ज पार्टिकल, जैसे कि प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन, उनको हाई वेलोसिटी में एक्सेलरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह उपकरण एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग करके कणों को, पार्टिकल को स्पाइरल पाथ में गतिमान करता है, जिससे उनकी गति लगातार बढ़ती जाती है। इसका उपयोग जो होता है वो रिसर्च इन न्यूक्लियर फिजिक्स, चिकित्सा में, जैसे कैंसर के इलाज में किया जाता है। यहाँ पर साइक्लोट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान भारत के आर्थिक विकास पर सलाह देने के लिए भारत और विदेश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया गया था। तो ये पॉइंट पूरी तरीके से गलत है। पहली पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट था मुख्य रूप से के.एन. राज जैसे कुछ भारतीय अर्थशास्त्री थे, उन्होंने तैयार किया था। इसमें विदेशी अर्थशास्त्रियों का कोई बड़ा योगदान नहीं था। और यहाँ पर हमको यही फाइंड करना है कि कौन सा विकल्प गलत है। पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है। इसके अलावा बाकी स्टेटमेंट सारे सही है। बी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सोवियत यूनियन से पंचवर्षीय योजना का विचार लिया, जहां पर 1920 के दशक के अंत में इस तरीके की योजनाएं पहली बार लागू की गई थी। सी ऑप्शन में भारत का योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन भी सही है। योजना आयोग की अध्यक्षता हमेशा से प्रधानमंत्री करते थे। 2014 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली,
जिसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अगला आता है, निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध सही है? कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पर करेक्ट है? ऑप्शन ए है एनडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस डिप्रिशिएशन। ये गलत है। देखिए, एनडीपी और जीडीपी की बात करें हम तो एनडीपी को कैसे निकाला जाता है? जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन घटाकर निकाला जाता है और यहाँ पर प्लस कर रखा है, तो ये गलत है। दूसरा देखिए, डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये भी गलत है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जबकि ऑप्शन में एनडीपी एट मार्केट प्राइस लिखा हुआ है प्लस टैक्सेस, तो ये गलत है। तीसरा देखिए यहाँ पर ऑप्शन जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लस क्वांटिटी, ये गलत है। जीडीपी को ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं। जीडीपी इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, नेशनल इनकम इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल इनकम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी हमारी डोमेस्टिक इनकम प्लस विदेशों से जो एक्स्ट्रा फैक्टर इनकम आती है वो, यही होता है नेशनल इनकम। तो डी वाला यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का गायक या फिर गायिका है? ऑप्शन है अरुणा साईराम, सुधा रघुनाथन, एस सौम्या या शुभा मुद्गल। तो जो स्टेटमेंट दे रखा है इसमें शुभा मुद्गल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका हैं। यह एक बहुत ही वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ फ्यूजन और पॉप म्यूजिक में भी अपनी पहचान बनाई है। अरुणा साईराम, सुधा रघुनाथन और एस सौम्या सभी कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। शुभा मुद्गल जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है क्लासिकल म्यूजिक उसकी प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। डी आंसर। खेतों में काम करते समय पंखीड़ा गीत किस राज्य के किसानों द्वारा गाए जाते हैं? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो पंखीड़ा गीत राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाने वाला एक प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत है। यह गीत अक्सर अकेले या फिर छोटे समूहों में गाए जाते हैं ताकि काम करते समय मनोरंजन हो सके। पंखीड़ा शब्द का अर्थ होता है पक्षी और यह गीत अक्सर प्रकृति और ग्रामीण जीवन के विषयों पर आधारित होते हैं। तो राजस्थान यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन लें उससे पहले देखिए आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आने वाले टाइम में बहुत सारी एग्जाम लाइनअप है। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली कांस्टेबल, यूपीएसआई, ग्रुप डी, बहुत सारी एग्जाम हमको देखने को मिलने वाली है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए हमने लास्ट टाइम रिवीजन के हिसाब से स्पेशल पैकेज आपके लिए प्लान कर रखा है। इन सभी पैकेज को अलग अलग देखिए एग्जाम के हिसाब से हमने प्लान किया है। सीएचएसएल का अलग है, एमटीएस का अलग है। यहाँ पर इन पैकेजेस में हमने आपको 10,000 से ज़्यादा वन लाइनर दिए हैं। ये वन लाइनर जो है जीएस के ये पीवाईक्यू प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको वन लाइनर के फॉर्म में जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स के हमने आपको टॉपिक वाइज ई बुक भी प्रोवाइड करी है लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए। करंट अफेयर की आपको यहाँ पर मैराथन मिल जाती है। 2 साल का आपको करंट अफेयर भी इसमें प्रोवाइड किया है। एग्जाम वाइज आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि एग्जाम से पहले आपका रियल टेस्ट होगा। तो जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका स्पेशल पैकेज आप एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एक एक नंबर की फाइट होती है एग्जाम में। जहाँ से भी मिल रहा है, जहाँ से भी आपको फायदा हो रहा है, स्कोर बढ़ रहा है, डेफिनेटली आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। तो एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए। चलिए वापस आते हैं हमारे टेस्ट पर। भारत में नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस लागत पर विचार किया जाता है? एट व्हाट कॉस्ट इज नेशनल इनकम कैलकुलेटेड इन इंडिया? तो भारत में नेशनल इनकम की गणना फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो भी पेमेंट्स हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को देते हैं, वही इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि मजदूरी, किराया, ब्याज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। मार्केट कॉस्ट की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होती है, यानी इसमें टैक्स और सब्सिडी का इफेक्ट भी जुड़ जाता है। नेशनल इनकम क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस कॉस्ट पर विचार किया जाता है? फैक्टर कॉस्ट पर। ए आंसर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, हम सभी को पता ही है कि उत्तर पश्चिमी भारत के सर्दियों के दौरान वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन रीजन में उत्पन्न होने वाला एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा लाते हैं। ये जो वर्षा होती है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि यह रबी फसलों
विशेषकर गेहूं के लिए फायदेमंद होती हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसके लिए जिम्मेदार है? उत्तर पश्चिमी भारत के सर्दियों के दौरान वर्षा। सी आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुंडारी भाषा बोली जाती है? तो मुंडारी लैंग्वेज भारत के छोटा नागपुर प्लेट्यू क्षेत्र में बोली जाती हैं। ये मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में रहने वाले मुंडा जनजाति द्वारा बोली जाती हैं। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा हैं और इस क्षेत्र की प्रमुख आदिवासी भाषाओं में से एक हैं। छोटा नागपुर पठार यहाँ पर करेक्ट होगा। 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था हेनरी लॉरेंस ने। यह युद्ध 30 जून 1857 को लखनऊ के पास चिनहट में लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश सेना को विद्रोहियों के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद अंग्रेजों को लखनऊ रेजिडेंसी में शरण लेनी पड़ी थी। कौन था सैन्य अधिकारी? हेनरी लॉरेंस। 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में संशोधन किया गया था? तो संविधान के 5th अमेंडमेंट एक्ट 1955 के द्वारा आर्टिकल 3 में संशोधन किया गया था। आर्टिकल 3 यह पार्लियामेंट को किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या फिर घटाने, उसकी सीमाओं को बदलने या उसके नाम को बदलने की शक्ति देता है। इस अमेंडमेंट का उद्देश्य था, जब संसद किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या फिर नाम से संबंधित कोई कानून पारित करे तो प्रेसिडेंट संबंधित राज्य विधानमंडल को उस कानून पर विचार करने के लिए एक समय सीमा दे सके। इससे राज्यों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिला, हालांकि संसद उनके राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो 5वें संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा आर्टिकल 3 में संशोधन किया गया था। मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह संविधान के किस आर्टिकल के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके विवाह के अपूर्णीय विघटन के आधार पर तलाक दे सकता है। तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय के लिए जरूरी आदेश या फिर डिक्री पारित कर सके। मई 2023 में फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पति पत्नी का रिश्ता इतना बिगड़ चुका है कि अब उसे बचाना असंभव है, तो कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सीधे तलाक दे सकता है। अपूर्णीय विघटन जब पति पत्नी के बीच का रिश्ता इतना खराब हो जाए कि एक साथ रहना प्रैक्टिकली असंभव हो। इसका महत्व है, इससे ऐसे मामले में इंस्टेंट न्याय मिल सकता है जहां पर ट्रेडिशनल तलाक ग्राउंड साबित करना मुश्किल हो। यहां पर आर्टिकल 142 बिल्कुल करेक्ट होगा। किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार भारत का एक प्रमुख खेल सम्मान है जो कि खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। इसी साल महिला हॉकी खिलाड़ी एनी लम्सटेन को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। वह इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी। उसी वर्ष पुरुष हॉकी खिलाड़ी प्रतपाल सिंह को भी यह पुरस्कार मिला था। तो एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 1961 में, जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये जरूर ध्यान रखिएगा किसे दिया गया था, एनी लम्सडेन को। डी आंसर। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ये जो ट्रांसफर हुआ था 1327 में हुआ था। हालांकि ये निर्णय बाद में असफल साबित हुआ क्योंकि दौलताबाद एक स्थायी राजधानी के रूप में काम नहीं कर सका और कुछ वर्षों बाद राजधानी को वापस दिल्ली स्थानांतरित करना पड़ा। इस कदम को अक्सर तुगलक की दूरदर्शिता की कमी का एक एग्जाम्पल भी माना जाता है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 से यूनेस्को की भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य। 2010 से यूनेस्को की भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। यह नृत्य राजस्थान के कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। इस पर एग्जाम के अंदर तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन बन चुके हैं कालबेलिया के ऊपर, जिन्हें परंपरागत रूप से सपेरों के रूप में भी जाना जाता है। इस नृत्य में नर्तक सांप की तरह लहराते हुए कपड़े पहनते हैं और संगीत पर नाचते हैं, जो कि कालबेलिया समुदाय के जीवन और संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ पर ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है? ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। ऑप्शन ए श्यामा शास्त्री, त्यागराज, मुत्तुस्वामी या फिर पुरंदरदास। तो पुरंदरदास जो है, जिन्हें कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में 3 महान संगीतकार शामिल हैं, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इस संगीत शैली को एक नया रूप दिया और इसे समृद्ध किया था। ये 3 व्यक्ति कौन थे? श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मुत्तुस्वामी।
इन तीनों ने मिलकर कर्नाटक संगीत के सिद्धांतों, रचनाओं और प्रदर्शन को इतना प्रभावी किया कि उन्हें ट्रिनिटी त्रिमूर्ति कहा जाने लगा। यहाँ पर पुरंदर दास ट्रिनिटी का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 देश भर के 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया गया। कितने? 17 बच्चों को। ये पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके द्वारा दिए जाता है। इसका उद्देश्य सिंपल है, 5 से 18 वर्ष की आयु के उन बच्चों को सम्मान देना जिन्होंने कला और संस्कृति, खेल, साइंस, विज्ञान, समाज सेवा और वीरता जैसे अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह पुरस्कार पहले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत हुई है 1996 में। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहे एतिकोप्का खिलौने किस राज्य की 400 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा हैं? तो एतिकोप्का खिलौने आंध्र प्रदेश की 400 साल पुरानी एक पारंपरिक कला है। ये खिलौने विशाखापत्तनम जिले में वरहा नदी के किनारे स्थित एतिकोप्का गांव के कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। इन खिलौने की सबसे खास बात यह है कि ये प्राकृतिक रंगों से बने होते हैं जिन्हें बीज, जड़ और पत्तियों से निकाला जाता है। इन खिलौने में कोई भी तीखे किनारे नहीं होते हैं, जिससे ये बच्चों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं। 2017 में इन खिलौनों को जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में आंध्र प्रदेश की झांकी में भी इन खिलौनों को प्रदर्शित किया गया था, इसलिए सुर्खियों में रहे। ध्यान रखिएगा, किस राज्य की 400 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में लॉन्च किए गए एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, इसके द्वारा विकसित किया गया। इसे जनवरी 2025 में बिजनेसेस के लिए लॉन्च किया गया था। इस सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंपनीज जो होती है या एमएसएमईज, ट्रस्ट और स्टार्टअप जो होते हैं अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि जीएसटी दस्तावेज हो गया, अन्य व्यापारिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में स्टोर कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत उपयोग के लिए पहले से मौजूद डिजी लॉकर की तर्ज पर बनाया गया है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया एंटिटी लॉकर को? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बी आंसर। चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय। ये जो भूमि होती थी कर मुक्त होती थी। यहाँ पर हम अदर ऑप्शन देखें तो पहला है तिरुनमतुकानी, ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। दूसरा है शालाभोगा, ये स्कूल के रखरखाव के लिए दी गई भूमि थी। तीसरा है वेल्लन वागाई, ये गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि थी। यहाँ पर पूछा गया है चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ब्रह्मदेय। हैमर थ्रो स्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का जो स्टैंडर्ड वेट होता है वो क्या होता है? मानक वजन क्या होता है? 6 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 4 किलोग्राम या 5 किलोग्राम? तो हैमर थ्रो स्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का जो स्टैंडर्ड वजन होता है वो 4 किलोग्राम का होता है। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें तो हैमर का स्टैंडर्ड वजन होता है 7.26 किलोग्राम। हैमर एक मेटल बॉल होती है जिसे स्टील के तार से जोड़ा जाता है। महिलाओं की बात हो रही है तो 4 किलोग्राम। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या फिर संचार उपकरणों को कनेक्ट करते समय नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। कौन? स्विच। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कई कंप्यूटरों या फिर जो संचार उपकरण होते हैं, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होती है, उनको एक साथ जोड़ते समय नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। यह डिवाइस डेटा पैक को उनके डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर सही पोर्ट पर भेजता है। इससे नेटवर्क की स्पीड और जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती है। राउटर की बात करें यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, तो यह अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ता है और इंटरनेट पर डेटा भेजता है। रिपीटर की बात करें तो यह सिग्नल को बढ़ाता है ताकि वह लंबी दूरी तक जा सके। गेटवे जो होता है ये अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है। यहाँ पर स्विच बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्रकार का मेलवेयर है जो अक्सर एक वैध प्रोग्राम के रूप में होता है? कौन? ट्रोजन। ट्रोजन एक ऐसा मेलवेयर है जो खुद को वैध प्रोग्राम या फिर गेम की तरह दिखाकर कंप्यूटर में घुसता है। यूजर जैसे ही इसे इंस्टॉल करता है यह बैकग्राउंड में डेटा चोरी या फिर डैमेज जैसी एक्टिविटी करता है। रैंसमवेयर की बात करें तो डेटा को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है। की लॉगर की बात करें तो कीबोर्ड की सारी टाइपिंग रिकॉर्ड करता है। रूटकिट की बात करें तो पूरे सिस्टम का कंट्रोल हैकर को दे देता है। यहाँ पर ट्रोजन बिल्कुल करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड 0 और 1 में लिखी जाती है? कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ही एकमात्र भाषा है जिसे कंप्यूटर सीधे समझता है। ये पूरी तरीके से 0 और 1 के बाइनरी कोड में लिखी जाती हैं। बाकी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सी, जावा, पाइथन, इनको पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मशीन लैंग्वेज बी आंसर। MS पावरपॉइंट में हाइपरलिंक डालने के लिए कौन से शॉर्टकट की प्रयोग होती हैं? तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। सी आंसर करेक्ट होगा। देखिए Ctrl+A जो होता है सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। Alt+F1 या F2 MS ऑफिस के अलग अलग फंक्शंस के लिए होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत संघ की कार्यपालिकीय शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होती है? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 53। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है। 58 जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित है। तो बचा एकमात्र 53, सी आंसर। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। जितना भी आपका स्कोर रहा है 30 में से, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस टेस्ट में 25 के आसपास स्कोर कर लेते हैं, विच मीन्स आपका GS का लेवल काफ़ी अच्छा है और ऐसे ही इसको मेंटेन करना है। अगर 20 के आसपास या 20 से कम है आपका, तो थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल बॉर्डर पर हो, थोड़ी सी मेहनत करोगे, एफर्ट्स लगाओगे तो GS में आप बहुत अच्छा करोगे एंड सिलेक्शन ईजिली होगा। अगर GS को लेकर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो 100 आवर GS का मैंने कोर्स बना रखा है। 100 घंटे का ऐसा GS का कोर्स है जो कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है लास्ट टाइम रिवीजन से लेकर। क्योंकि GS में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि इतने बड़े सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करें एंड रिवाइज कैसे करें एग्जाम से पहले। तो उसी को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड मैंने कोर्स बनाया हुआ है आपके लिए, जहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट, ट्रिक सभी से बहुत अच्छे से स्टडी करी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको याद रखना डिफिकल्ट होता है, हमने ट्रिक से याद करा है, कॉन्सेप्ट से भी स्टडी करी है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में मैंने इसके अंदर पढ़ाया हुआ है। तो 100 घंटे के अंदर इस GS को मैंने आपको डिलीवर किया है। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ में सिर्फ 500 रुपये में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी के लिए लेना है तो 999 में आप इस कोर्स को एनरोल कर पाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, उसमें जाकर भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको बहुत सारे वीडियोस देने वाला हूं, तो बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।